हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू करियर गोल्स। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर आपका पहला मैंने स्ट्रेटेजी और सिलेबस का लेक्चर लिया था। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपका सेल रिलेटेड लिया था, सेल स्ट्रक्चर एंड माइटोसिस। थर्ड लेक्चर सेकेंड लेक्चर में माइटोसिस एंड मियोसिस और डीएनए स्ट्रक्चर लिया था। थर्ड लेक्चर में मैं आज आपको रेप्लिकेशन और जीन पढ़ाऊंगी। व्हाट इज जीन एंड जीन के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में उसके प्रोसेस इनिशिएशन, इलोंग्रेशन, टर्मिनेशन। ठीक है। फिर कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन, एमआरएनए, टीआरएनए, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है। डीएनए जब अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाए तो उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है। जब डीएनए खुद जैसी कॉपीज बनाना स्टार्ट करे, डिफरेंट टाइप्स में वो अपनी कॉपीज बना रहा है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे इन दिस प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन, द डीएनए मेक्स द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। खुद की मल्टीपल कॉपीज बना रहा है। इट इज अ बायोलॉजिकल पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन क्या होता है। एक पॉलीमराइजेशन होता है चेन बनना, मॉलिक्यूल्स की चेन बनना। ठीक है। biological polymerase which proceeds in the sequence of initiation, elongation and termination। हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में तीन मेन प्रोसेस होते हैं। ठीक है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंग्रेशन, तीसरा टर्मिनेशन। ये हमारे तीन मेन प्रोसेस होते हैं या सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। इन्हीं तीन प्रोसेस के थ्रू, इन्हीं तीन सीक्वेंस के थ्रू हमारा पूरा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मतलब जो डीएनए है वो अपनी डिफरेंट कॉपीज बनाता है। ठीक है। In the whole process takes place with the help of enzyme where a DNA dependent DNA polymerase। इसके अंदर सबसे मेन कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो इस पूरे प्रोसेस में काम करने में हेल्प करता है। द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये पूरा जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से, एक एंजाइम की हेल्प से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्या प्रोसेस है, ये डीएनए अनजिप है। एक स्ट्रैंड के बाद डीएनए अपने अपने सेपरेट होने चालू हुए। ये लैगिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड, ये कंटिन्यूस चल रहा है, ये डिसकंटिन्यूस चल रहा है। ये सब मैं भी आपको बताती हूँ आगे क्या होते हैं। ठीक है। बट आप ये याद रखिए, अगर आपका क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की सिंपल डेफिनेशन है, जब डीएनए अपनी डिफरेंट कॉपीज बनाने लगे, उसमें तीन बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो या तीन बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस स्टार्ट हो पॉलीमरेज रिएक्शन के थ्रू, इनिशिएशन, इलोंग्रेशन एंड टर्मिनेशन। और इस पूरे प्रोसेस के हेल्प में जो एंजाइम हमारी हेल्प करता है, पूरा प्रोसेस होने में जो एंजाइम हमारी हेल्प करता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये मेन एंजाइम है जो हमारा इस प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है। फर्स्ट आते हैं इनिशिएशन। इसमें क्या है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन तब स्टार्ट होगा जब डीएनए के में एक पॉइंट होता है जहां से डीएनए अपना रेप्लिकेट करता है। उस डी जो पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ओ, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ORI, मतलब ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ डीएनए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। वो पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। और एक पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, या एक वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन जो होता है वो ओरिजिनेट होता है। ये मेन पॉइंट होता है क्योंकि इसी पॉइंट के होने से ही हमारा डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। वो एक पॉइंट है, एक ओरिजिनेशन है डीएनए रेप्लिकेशन का, वहीं से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। रेप्लिकेशन बिगिन विद द स्पॉटिंग ऑफ दिस ओरिजिन फॉलोड बाय द अनबाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड। क्या होगा, अनबाइंडिंग होगी, दो स्ट्रैंड्स की अनबाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। The unzipping of unzipping of DNA strand in its entire length। इस जब ये अनजिपिंग होगी ना किसी भी डीएनए स्ट्रैंड की, तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हमें बहुत ज्यादा एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है,
The unzipping of the DNA strand its entire length is due to the high energy input. फर्स्ट क्या होगा, ए रेप्लिकेशन फॉर्म क्रिएटेड क्रिस्टलाइज्ड बाय द एंजाइम. कौन सा एंजाइम? पॉलीमरेज एंजाइम विच इज ओपनिंग इन द डीएनए स्ट्रैंड. इसमें भी कौन सा एंजाइम आपके लिए जरूरी है? पॉलीमरेज एंजाइम. तो कुछ नहीं है, इनिशिएशन प्रोसेस में तो जो डीएनए का ओरिजिनेट पॉइंट है वहां से वो अपना ओरिजिन स्टार्ट करता है, वहां से वो अनवाइंड होना स्टार्ट करता है. वो मेन पॉइंट होता है जिसको हम ओआरआई कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन रेप्लिकेशन. ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, ये देखो ये डीएनए अनवाइप हो रहा है आपका, मैं आपको बताती हूँ. डीएनए अनवाइप हो रहा है और नेक्स्ट आता है ठीक है, नेक्स्ट आता है इलॉन्गेशन. टर्मिनेशन आपको पता चल गया क्या होता है, जहां से इसका प्रोसेस मेनली स्टार्ट होता है उस पॉइंट से, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उस पॉइंट से अनवाइंडिंग शुरू होती है. कौन सा एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है? पॉलीमरेज एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए स्ट्रैंड की ओपनिंग, विच इज ओपनिंग इन द डीएनए स्ट्रैंड. ओके, अब आते हैं इलॉन्गेशन पे. Elongation is a strand are separated. The polymerase enzyme starts synthesizing the complementary sequence in the each of the strand. ठीक है, parental strand जो है will act as a template for the new synthesizing daughter strand. जो parental strand जो है उससे एक new daughter cell जो आपकी daughter strand है वो synthesize हो रही है. Elongation process जो होता है वो आपका unidirectional होता है. ये जो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही आपकी ये चेन चलेगी. ठीक है, इसमें जो एक स्टैंड है, इन द वन स्टैंड द डीएनए टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इट इज ए कंटिन्यूअस, इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन. व्हाइल ऑन द अदर स्ट्रैंड द टेम्पलेट इज वर्क 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज ए डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन. अब मैं आपको बताती हूँ, इधर आइए, ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ठीक है, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो अगर आपका स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, मतलब ये आपका कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है. ठीक है, अगर आपकी स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, मतलब जो आपके ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा है. तो आप ये देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये आपका कंटिन्यूअस, एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिसकंटिन्यूअस. अब इसमें फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं डिसकंटिन्यूअस में, उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं. ये फ्रेगमेंट ब्रेकडाउन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, दे अकर एज ए फ्रेगमेंट कॉल है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. अब इसमें कुछ एक पॉइंट और है, टर्मिनेशन. आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके 3 प्रोसेस होते हैं, 3 सीक्वेंसेस होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन में मैंने आपको बताया कि जहां से डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मतलब वो एक पॉइंट जहां से डीएनए जो है रेप्लिकेट कर रहा है. उसके बाद ये पूरा आपको वही चीज है, हाई एनर्जी की जरूरत होती है उसको. उसके अंदर पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करने. इलॉन्गेशन में भी वो अपना डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म कर रहा है. यूनिडायरेक्शनल होती है सबसे बड़ी बात इलॉन्गेशन प्रोसेस. डीएनए इज ऑलवेज पॉलीमराइज्ड ओनली इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइज्ड होगा. एक स्ट्रैंड जो है जो उसकी टेम्पलेट है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी. इट्स ए कंटिन्यूअस. इसको हम क्या करते हैं? कहते हैं कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन. जो अदर स्ट्रैंड है जिसकी टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रेट उसमें जा रहा है, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक स्ट्रेट उसमें जा रहा है स्ट्रैंड में, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक अपोजिट स्ट्रैंड में आ रहा है. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस में है. इसके अंदर एक फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फ्रेगमेंट आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट. ये देखो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ से ये अनवाइड हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम. बट ये जो उसका प्रोसेस है नीचे वाला, इसमें कहां पे? इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हो गए. ठीक है, ये देखो ये आपका डीएनए
ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क है, डीएनए स्ट्रैंड है। इसने यहाँ से अपना ब्रेकडाउन स्टार्ट किया। ये कंटिन्यूस चल रहा है आपका प्रोसेस, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है। ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसके ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और डिसकंटिन्यूस वाले को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूस में आपको हमेशा फ्रेगमेंट्स ब्रेकडाउन मिलेंगे, जिस ब्रेकडाउन को हम लोग क्या कहेंगे, ओकाजाकी ब्रेकडाउन। तो जो एक सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बनते जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन था। अब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में भी आपने खाली वो पढ़ा, क्या बोलते हैं, इनिशिएशन और इलोंगेशन। टर्मिनेशन जो है, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन अकर इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो पे हर ऑर्गेनिज्म में उसका अपना अलग तरीका है टर्मिनेशन प्रोसेस करने का। इलोंगेशन और इनिशिएशन जो है उनका एक फिक्स प्रोसेस है, वो सब में एक ही तरह डीएनए जो है एक ही तरीके से रेप्लिकेट कर रहे हैं, एक ही एंजाइम यूज हो रहा है, वो सब वही चल रहा है। बट ये जो टर्मिनेशन है, ये जो टर्मिनेशन है इसका अपना एक फिक्स चीज है कि इसमें इसका जो है हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वे होगा, उसका डिफरेंट तरीके से रेप्लिकेशन ही अपनी अकर करेगा। अब कुछ मेन एंजाइम्स थे जो हमने इसमें पढ़े थे, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, ठीक है। ये सब एंजाइम है, मैं बताती हूँ कौन कौन से। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज, डीएनए, ये मेन 4 एंजाइम्स थे जो हमारे इनिशिएशन और इलोंगेशन प्रोसेस में यूज होते हैं, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज, DNA polymerase help in it is help in the polymerization and crystallize, help करता है polymerization crystallize में, रेगुलेट करता है the whole process of DNA replication, पूरे DNA replication के प्रोसेस को रेगुलेशन करता है with the support of other enzyme, दूसरी एंजाइम्स की हेल्प से ये डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में आपको पहले ही बता चुकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। क्यों? ये पॉलीमराइजेशन का भी काम करता है, कैटालाइज का भी काम करता है, ये 3 चीजें ये करता है और ये डीएनए रेप्लिकेशन में का हेल्प करता है। ये पूरा डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से होती है, मैंने आपको ये आगे बताया भी था। The whole process takes place in the help of an enzyme. The whole process takes place in the help of enzyme where DNA dependent DNA polymerase bring the chief enzyme, ठीक है। अब आते हैं हेलिकेज। हेलिकेज इज एंजाइम विच अनजिप द डीएनए स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। हेलिकेज भी एक एंजाइम है जो अनजिप द डीएनए स्ट्रैंड बाय द ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। इसके अंदर फॉर्मेशन होती है रेप्लिकेशन फॉर्क्स की। हेलिकेज क्या करता है, रेप्लिकेशन फॉर्क का जो है फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क करता है अपना, ठीक है। ये देखो, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये अनजिप डीएनए, ये आपका लेगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड डिसकंटिन्यूस, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आपको टर्मिनेशन में भी डीएनए डिपेंडेंट और हेलिकेज मैंने दोनों आपको आपके एंजाइम्स बता दिए क्या क्या हेल्प करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट या डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत हेल्प करता है, वो पॉलीमराइजेशन करता है, क्रिस्टलाइज करता है, रेगुलाइज करता है, ठीक है। हेलिकेज भी जो है वो अनजिप द डीएनए स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सेकंड, वो रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। हाँ, हेलिकेज के 2 मेन पॉइंट्स है, वो आपको बता चुके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइगेज क्या होता है। लाइगेज इन द एंजाइम which glue the discontinuous DNA strand, क्या, discontinuous DNA strand, ठीक है। अब इसको देखो, ये डीएनए लाइगेज रिएक्शन है, ये पूरा आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ये रिएक्शन दिया है, इसमें से इसने 2 फॉस्फेट ग्रुप्स निकाल दिए तो 3 प्राइम का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया एटीपी, मीनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। ये आपका लाइगेज है। लाइगेज भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो मैंने आपको बताया है डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है।
सॉरी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस आएगा। प्रोटीन सिंथेसिस में वही हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, एमआरएनए पढ़ेंगे, टीआरएनए पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है, आरआरएनए। जो आपका ये इसमें 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए सबको पता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए सबको पता है ट्रांसलेटर आरएनए, और आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम आरएनए, ठीक है। आपके आरएनए जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट थिंग, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की मैंने अब सबको बताई थी लास्ट लेक्चर में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये बताई थी। प्लीज आप लोग ना तो लाइक करते हो लेक्चर को, ना ही सब्सक्राइब करते हो, ना ही कोई कमेंट करते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज आप लेक्चर को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ आरआरएनए क्या होता है। आरआरएनए इज राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, एसिड, ठीक है। टीआरएनए मैंने आपको बताया, टीआरएनए टीआरएनए में आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसलेट आरएनए मतलब ये मैं प्रोटीन सिंथेसिस के बाद आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्टली प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है? द सेंट्रल डोगमा डिस्क्राइब हाउ द डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी बाय डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए अपनी खुद की कॉपीज बनाए, देन कोड फॉर द आरएनए बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से आरएनए फॉर्मेशन हो, एंड आरएनए कोड फॉर द प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। तो आपका सीधा सा वो है, एक मैं छोटा सा एक चार्ट बनाती हूँ। सेंट्रल डोगमा की हेल्प से डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, ठीक है, रेप्लिकेशन की हेल्प से, डीएनए रेप्लिकेशन की हेल्प से, देन कोड्स फॉर द आरएनए बाय द हेल्प ऑफ क्या? ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये प्रोटीन फॉर्मेशन होता है किसकी फॉर्म से? ट्रांसलेशन की फॉर्म से। तो सेंट्रल डोगमा, ये सेंट्रल डोगमा डिस्क्राइब हाउ द डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी, डीएनए अपनी खुद की कॉपीज बना रहा है बाय द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। देन कोड फॉर द आरएनए, फिर उसने आरएनए कोड किया बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एंड आरएनए कोड फॉर द प्रोटीन फॉर ट्रांसलेशन, और प्रोटीन किसको कोड करते हैं? अमीनो एसिड्स को, ठीक है। ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए से आरएनए डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, बीच में आपका आरएनए कोड हो रहा है, कौन किसको कैसे कोड कर रहा है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें मेन क्या है? सेंट्रल डोगमा, ठीक है। ये देखो, ये आपका आर डीएनए, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज चेन है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। ये आपका पूरा एडोसिन है, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है इसमें, जो आपके यूएसी और यूएयूजी के हेल्प से ज्वाइंट होते हैं, ये एमआरएनए के कोडोन है। एक्टिवेटिंग एंजाइम आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ये चार्ज टीआरएनए है। ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस है, जिसको हम आगे जो है प्रॉपर डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे कि एक एक चीज, एक एक प्रोटीन कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। बस अभी आपका मेरी इस स्लाइड में आपको ये समझाने का मतलब था कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्या, व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस। द सेंट्रल डोगमा डिस्क्राइब हाउ द डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी बाय द डीएनए रेप्लिकेशन, then code from the RNA by the means of transcription, then RNA codes on the protein for translation, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांसलेशन पे, क्योंकि हमें प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, तो आरएनए कैसे प्रोटीन को कोड करता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, हम ये पॉइंट पढ़ेंगे। ये रहा आरएनए कोड फॉर द प्रोटीन बाय द ट्रांसलेशन, हम ये पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? द प्रोसेस बाय विच द एमआरएनए कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन। वो प्रोसेस जिसमें एमआरएनए जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस, एक कोई भी एमआरएनए है वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को ही कोड कर रहा है। एक मिनट में आपको बताती हूँ। कोई भी एमआरएनए है, ये एमआरएनए है,
वो एक सिंगल प्रोटीन को ही कोड कर रहा है, किसी भी प्रोटीन को वो कोड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, the process by which the mRNA code for a particular protein is known as a translation. In the process, the ribosome translate the mRNA and produce from the DNA into the chain of specific amino acid. क्या प्रोसेस है, जो राइबोसोम है वो ट्रांसलेट करते हैं mRNA को, जो कहां से प्रोड्यूस होते हैं, डीएनए इन ए चेन ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड. The chain of amino acids leads to the protein synthesis, right? मैंने आपको बताया था ये बात अभी. This chain of amino acid leads to the protein synthesis. It is a process where the expenses of the ATP is required and its energy give to the charge, the tRNA. ATP क्या होता है, ATP एक टाइप की एनर्जी होती है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको. ये टाइप की एनर्जी है जिसकी इसके यूज होती है टीआरएनए को चार्ज करने के लिए. ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये अपनी एक एनर्जी, एटीपी क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जो टीआरएनए को चार्ज करने के लिए यूज होता है. द होल मशीनरी ऑफ ट्रांसलेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइबोसोम में. पूरा जितना भी आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा वो सब कहाँ पर होता है, आपका राइबोसोम्स में होता है. सेल ऑर्गेनेल के राइबोसोम. अब ये अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है, प्रोटीन हुआ, ये अमीनो एसिड है टीआरएनए, ये हमारे कोडोन्स प्रेजेंट है, एमआरएनए प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये पूरा स्मॉल सब यूनिट आपका प्रेजेंट है. ठीक है, तो ट्रांसलेशन आपको समझ में आया, जहां पे एमआरएनए कोड करे किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को, इज नोन एज ट्रांसलेशन. जो भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा वो फुल राइबोसोम में प्रेजेंट होता है. The chain of amino acid leads to the protein synthesis. Ribosome translate the mRNA produced from the DNA into the chain of the specific amino acid. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टीआरएनए पे. टीआरएनए के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी एमआरएनए क्या होता है, फिर जीन और जीन के फंक्शन. ये क्लास हम फिर यहीं पे खत्म करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाऊंगी और कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शायद नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जो मैंने अब तक पढ़ाया है, उसमें आपको आपकी यूपीएससी एग्जाम है एंथ्रोपोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी. उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आपने अब तक जो पढ़ा है उसमें आपको कितना समझ में आ रहा है, या कितने क्वेश्चंस इसमें इतने पढ़ाने में आपको लगते हैं, कितने पेपर में आते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट है टीआरएनए, द डीएनए. The DNA is transcribed into mRNA on the basis of a complementary. Translation is the process of conversion of a nucleic acid information into amino acid information. Since amino acid cannot read its genetic material, अमीनो एसिड कभी भी कोई जेनेटिक मटेरियल रीड नहीं करता, उसको एक अडेप्टर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है. तो जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं, टीआरएनए. अपना एडेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, टीआरएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए. ये देखो मैंने बोला था अमीनो एसिड कैन नॉट रीड दिस जेनेटिक मटेरियल. अमीनो एसिड जेनेटिक मटेरियल को रीड ही नहीं कर सकता. ये किस पे डिपेंडेंट होगा, एडेप्टर मॉलिक्यूल्स. और एडेप्टर मॉलिक्यूल्स कौन से, टीआरएनए. ट्रांसलेशन द प्रोसेस की वो कन्वर्सेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इंफॉर्मेशन इनटू अमीनो एसिड्स. ठीक है, The ribosome consists of a larger subunit and smaller subunit. अब एक चीज और, राइबोसोम्स के अंदर दो सब यूनिट होती हैं. एक हो गया स्मॉलर सब यूनिट, एक होता है बिगर सब यूनिट. ठीक है, दो तरह की सब यूनिट जो होती है वो आपके राइबोसोम्स में प्रेजेंट होती है. जो टीआरएनए है ये इन्वर्टेड एल शेप मॉलिक्यूल है which has a anticodon loop and amino acid acceptor end. L shape inverted molecule है. शेप कैसी होगी, ये देखो L shaped है, L shape inverted इसका स्ट्रक्चर है. ये देखो इसमें ये टी लूप प्रेजेंट है, ये डी लूप प्रेजेंट है, वेरिएबल लूप प्रेजेंट है, ये एक्सेप्टर है, और ये एंटीकोडोन लूप है. और वो ऊपर जो है वो हमारा अमीनो साइट है, जहां पे ये अपना अटैचमेंट साइट है.
3' वाली, ये अपनी अटैचमेंट साइट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले DNA is transcribed into mRNA on their basis of complementary translation is a process conversion of the nucleic acid information into the amino acid। बहुत इजी स्टेटमेंट है और बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं। अमीनो एसिड जो है वो जेनेटिक कोड्स को कभी रीड नहीं करता, उसको हमेशा एक एडेप्टर की जरूरत होती है। वो एडेप्टर क्या होता है, टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए को हम लोग हमेशा एक एडेप्टर की तरह ही काउंट करते हैं। द टीआरएनए इज ए इन्वर्टेड एल शेप मॉलिक्यूल। जो टीआरएनए है वो इन्वर्टेड एल शेप मॉलिक्यूल्स है विच हैज ए एंटीकोडोन लूप एंड अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड्स होते हैं। ये जो राइबोसोम्स है उसके अंदर एक बिगर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था। ये देखो, ये जो है आपका ये राइबोसोम है, इसमें मैंने दिखाया ये स्मॉलर सब यूनिट और ये बिगर सब यूनिट। दोनों सब यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, कोडोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए, अमीनो एसिड, टीआरएनए। देखो इसमें टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड ज्वाइंट हुए हैं। येलो वाली जो है वो अमीनो एसिड्स है, वो ज्वाइन हुए उसके साथ लार्ज सब यूनिट के पास जा रहे हैं। और ये जो चेन है वो डीएनए की चेन है जिसमें कोडोन और एमआरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। टीआरएनए की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसलेटर आरएनए। और आरएनए की सबको मैंने पहले बता दी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, इसके अंदर लूप्स प्रेजेंट है, डी लूप, टी लूप। आपको फिगर हमेशा माइंड में रखना कि कौन से आरएनए की या टीआरएनए का जब प्रोसेस होता है या एमआरएनए का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे किसकी क्या फिगर होती है, उस प्रोसेस का क्या पूरा फंक्शन, वो सब आपको माइंड में रख के आप अपना पेपर लिखना, तो आपको इजी रहेगा कि किस आरएनए कब उसका सिंथेसिस हो रहा है, कौन से पॉइंट पे सिंथेसिस हो रहा है, वो सब आपको याद रखना है। कोडोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन सा एंजाइम मेन है जो यूज हो रहा है वहां पे, वो सब आपको इसमें याद रखना है। द एंटीकोडोन लूप मेक बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन on the mRNA and amino acid and bind to the codon on the mRNA and the amino acid and bind to the respectively amino acid. Its help in the protein synthesis. Main point किसमें हेल्प करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ईच अमीनो एसिड हैज ए स्पेसिफिक टीआरएनए। हर अमीनो एसिड का अपना एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, ट्रांसलेटर आरएनए होता है, क्योंकि उनको ट्रांसलेशन का भी तो काम करना है, ट्रांसलेट भी तो करनी है चीजें। ठीक है, initially tRNA initiate the translation while stop codon having no tRNA। ओके, ये आपका देखो मैंने आपको बताया था ना, इन्वर्टेड एल शेप का आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो इन्वर्टेड एल शेप है। ये आपका डी लूप है, ये एंटीकोडोन लूप है, ये एक्सेप्टर स्टेम है या एक्सेप्टर एमिनो एसिड भी बोल सकते हो। उसके बाद ये टीसी लूप्स है, यहाँ पे देखो जीसी का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया थी फुल फॉर्म क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था। जीसी क्या है, ग्वानिन, और सी से क्या है, साइटोसिन। ऐसी ए से एडेनिन, यू से यूरिन, बहुत सारे हैं, ये 4 तरह के हैं। मैंने आपको चारों लास्ट लेक्चर में बताए थे, सबकी फुल फॉर्म्स बताई थी मैंने। ठीक है, द एमआरएनए एंटर स्मॉलर सब यूनिट विच इज हेल्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ ए टीआरएनए ऑफ ए कोडोन दैट एग्जिस्ट इन द बिगर सब यूनिट। जो एमआरएनए है वो स्मॉलर सब यूनिट में एंटर करता है। मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ। ये टीआरएनए है, इनकमिंग टीआरएनए बाउंड टू द अमीनो एसिड, यहाँ से बाउंड होगा। यहाँ पे पेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो रही है, ये पेप्टाइड सिंथेसिस है, ये राइबोसोम है, ये मैसेंजर आरएनए है। यहाँ से आउटगोइंग हो रही है टीआरएनए की, जो एम्प्टी टीआरएनए है उसकी आउटगोइंग हो रही है। ये इनकमिंग टीआरएनए बाउंड टू द अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड के साथ बाउंड है। ये देखो, ये अमीनो एसिड है ऊपर, इसके साथ बाउंड है ये, और यहाँ से ये यहाँ पे आ रहे हैं मैसेंजर आरएनए में। उसके बाद ये यूजीजी, एएजी, ये इनका सीक्वेंस होता है, ये प्रॉपर सीक्वेंस होते हैं। ये राइबोसोम के अंदर ये पूरा पेप्टाइड सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है। ये यहाँ पे आ रहा है, क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है, वो मैसेंजर पे आके बाउंड कर रहा है, और यहाँ पे आउटगोइंग हो रही है विदाउट टीआरएनए के। ठीक है, विदाउट टीआरएनए से ये इसकी आउटगोइंग हो रही है। यहाँ पे ग्रोइंग हो रही है पेप्टाइड चेन। ठीक है, पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। Two codon are held by the two molecules of tRNA
placed near to each other and a peptide bond is produced among them. At the stop, codon ribosome release the amino acid chain. जब इसका एंड हो जाता है तो क्या होता है, राइबोसोम जो है वो अमीनो एसिड को जो है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था आपका। स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया पूरा, उसमें 3 प्रोसेस पढ़ लिए, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ये सब पढ़ लिया आपने इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो पढ़े। इनिशिएशन में क्या क्या पढ़ा वो आपको पता है। इलॉन्गेशन, लाइगेज, लाइगेज भी एक एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए लाइगेज की रिएक्शन दे रखी है मैंने आपको इसमें कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये बीच में फॉस्फेट की रिएक्शन है, उसमें से एटीपी का मूवमेंट होता है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ठीक है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का यहाँ से आपको रिमूवल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स का भी वो रिमूवल हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनने को बन गया, जिसको बोल रहे हैं हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये पे, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये एंजाइम हो गया। फिर प्रोटीन सिंथेसिस की, भाई अब आपका प्रोटीन कैसे सिंथेसिस हो रहा है। आपने डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया, अब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस भी जरूरी है। तो किसमें कैसा, मतलब कैसे डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा, किस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, किस टाइम पे ट्रांसलेशन होगा, किस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस लगेगा डीएनए में, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है आरएनए कैसे, प्रोटीन का सिंथेसिस पढ़ना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस किसके हेल्प से होगा, आरएनए की कोड से। ठीक है, तो उसमें खाली अभी हम यही पढ़ेंगे, आरएनए कोड्स बाय, आरएनए कोड्स फॉर द प्रोटीन बाय द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की हेल्प से ने कोड किया प्रोटीन को। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसलेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हो गए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। फिर ये सब हो गया कि प्रोसेस बाय विच एमआरएनए कोड ए पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज ट्रांसलेशन। किसमें क्या जरूरत होती है, ट्रांसफर आरएनए है, उसके अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक बिगर सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। टीआरएनए में का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है। इन्हें हमेशा एक अमीनो एसिड जो है वो कभी भी जेनेटिक मटेरियल को कोड नहीं करते हैं, जेनेटिक को कभी कोड नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा एक एडेप्टर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। तो ये जो एडेप्टर मॉलिक्यूल्स है उनको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आपने स्ट्रक्चर देखा टीआरएनए का, क्या है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको लूप्स प्रेजेंट मिलेंगे, एंटीकोडोन लूप है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने पढ़ा कि एंटीकोडोन बेस क्या होता है, अमीनो एसिड स्पेसिफिक टीआरएनए, हर अमीनो एसिड का अपना एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इनिशिएटर टीआरएनए इनिशिएट द ट्रांसलेशन व्हाइल द स्टॉप कोडोन हैव नो टीआरएनए। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ा कि जो एमआरएनए है वो एंटर करता है स्मॉलर सब यूनिट में विच इज हेल्ड बाय द मॉलिक्यूल of tRNA of a complementary codon that exist in the bigger subunit. 2 codon are held by the 2 molecules of tRNA placed near to the each other and a peptide bond is produced among them. At the end, codon ribosomes release the amino acid chain. क्या at the top में क्या होगा कि कोडोन जो है वो, कोडोन राइबोसोम जो है वो अमीनो एसिड की चेन को जो है वो रिलीज कर देंगे। वो सब मैंने पेप्टाइड सिंथेसिस कैसे होता है वो सब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। ठीक है, अब आते हैं जीन, और फिर बताएंगे जीन के फंक्शंस क्या है। जीन क्या है भाई, बहुत इजी चीज है जीन्स के बारे में पढ़ना। जीन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दे आर मेड ऑफ डीएनए। जीन किससे बना है, डीएनए से बना है, और एक इसकी फंक्शन यूनिट क्या है, हेरिडिटी। कोई भी चीज, कोई भी मतलब पेरेंटल डीएनए से एक न्यू डॉटर सेल के अंदर या पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल के अंदर जो भी मतलब जो भी मैं कहूँ, जो भी इंफॉर्मेशन होती है या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो क्या कहलाती है, हेरिडिटी। ठीक है, वो क्या कहलाती है आपको, हेरिडिटी। भाई आप खुद ये चीज देख सकते हो, जो कुछ चीजें मैं 100% नहीं बोलूंगी कि आप अपने फादर से या अपने पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल करते होंगे, लेकिन 50 टू 60 70% वो आप भी उनसे रिजेंबल करते होंगे कहीं ना कहीं।
या तो आपका फेस इतना नहीं मिलता होगा बट आपकी आदतें मिलती होंगी। तो ये सब क्या चीज है, हेरिडिटी है, ये आपको हेरिडिटी के थ्रू मिली हुई है। तो आप क्या बोल सकते हो, जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। किसका बना हुआ है, डीएनए का। द क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए कंटेनिंग मेनी जीन्स। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का बना हुआ है, इसके कंटेन करता है, बहुत सारे जीन्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट लाइन, द क्रोमोसोम is made of DNA containing the many genes. Every gene comprises of a particular set of instructions for the particular function of protein code. ठीक है, जीन्स का अपना एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है और पर्टिकुलर कोडिंग होती है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा आपका सेंस ट्रेंड है, ये पूरा जीन का इंफॉर्मेशन है, ये पूरा जीन का है कि भाई कैसे डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, कैसे डीएनए बन रहा है, हेरिडिटी में कैसे कैसे फंक्शन यूनिट है, ये सब वो चीजें हैं। ठीक है, प्रोसेस है, एमआरएनए, अल्टरनेट टीएसएस है, टाइनोनिक है, यूआरएनए है, टीएसआरएनए है, एंटीसेंस है, एंटीसेंस स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, प्रमोट प्रेजेंट है, बाई डायरेक्शनल आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी। प्रोटीन जो है वो सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी हमारी बॉडी के अंदर होती है, एंड इट कंट्रोल बाय द जीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज carried by the body and it is controlled by the gene. Gene consists of a particular set of instruction specific function. वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जीन जो है वो एक अपना पर्टिकुलर सेट ऑफ उसका इंस्ट्रक्शन है और एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबिन जीन एज इंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस ए हीमोग्लोबिन। जो ग्लोबिन जीन होता है वो क्या इंस्ट्रक्ट करता है कि वो प्रोड्यूस करेगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो थोड़ा सिम्टम्स होते हैं, डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो हेल्प क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है इन द ब्लड। ठीक है, जीन्स आल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कि जीन क्या कंट्रोल करते हैं, फंक्शन कंट्रोल करते हैं डीएनए और आरएनए के। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स ही हैं कि एक तो प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्टिविटी कैरिड ऑन द बॉडी। बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कौन रिस्पॉन्सिबल करता है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल करता है, इट इज कंट्रोल बाय द जीन। ठीक है, जीन का अपना अलग इंस्ट्रक्शन है और अपना एक अलग फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबिन जीन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हेल्प करते हैं, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन दैट हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, जीन ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ए डीएनए एंड आरएनए। ये तीनों चीजें जो, ये दोनों चीजें जो है वो जीन ही कंट्रोल करता है, ये जीन ही उसका फंक्शन करता है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हो गए जीन के। जीन का आपको मतलब भी समझ आ गया, इंफॉर्मेशन डीएनए क्या, जीन क्या होते हैं वो भी बता दिया। जीन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दे आर मेड अप ऑफ ए डीएनए। क्रोमोसोम जो होते हैं इज मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए के बने होते हैं, क्या कंटेन करते हैं, मैनी जीन्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, ये सारा आज मैंने आपको पढ़ाया। आज की क्लास में आपने क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, उसकी इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, देन आपने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस, और आपने बीच में पढ़ा कि उसमें अंदर कौन सी आपको एंजाइम्स यूज में आते हैं, क्या कौन कौन से एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए पॉलीमरेज, हेलिगेज और लाइगेज एक्सेट्रा ये एंजाइम है। डीएनए डिपेंडेंट जो या डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो आप हमेशा याद रखना। ठीक है, वो सपोर्ट है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की। ये लाइगेज आपने पढ़ा, फिर आपने प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको बताया, उसमें ट्रांसलेशन, टीआरएनए, एमआरएनए, फिर जीन, और आपने उसके फंक्शन पढ़े। अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस लेक्चर को देखता है प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए इस लेक्चर में कि मैम हमें डायग्राम ज्यादा चाहिए या हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, जो भी आपको चाहिए प्लीज आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस चीज का रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको डायग्राम ज्यादा चाहिए तो मैं एक नेक्स्ट क्लास से डायग्राम ज्यादा शो करूंगी, बट प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे म्यूटेशन, और जो भी नेक्स्ट होगा म्यूटेशन आपका मेन टॉपिक होगा कल का। देन अगर जो भी और इसके अंदर बचा होगा वो, या तो फिर आपके उसके साथ क्वेश्चंस आएंगे कि आपको नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। जो, हाँ मैंने एक चीज बताई थी, जो लाइगेज है वो डिसकंटिन्यूअस स्टेट में होता है, ठीक है, ये मेन चीज थी। और तो ज्यादा ऐसा कुछ इसमें मेन था नहीं। अगर इसके बाद कुछ नहीं हुआ इस लेक्चर में, मतलब डीएनए आरएनए वगैरह में, तो फिर मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। हाँ आई थिंक म्यूटेशन ही लास्ट बचा है, तो एक बार म्यूटेशन हो जाएगा उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो मैं आपसे बस इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दूंगी, जिससे आपको भी रहेगा कि अब तक जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना हेल्पफुल है और कितना हेल्पफुल नहीं है, या क्या क्या पॉइंट्स हम छोड़ चुके हैं, क्या हमें और पढ़ने चाहिए थे, ठीक है। चलो गाइस, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप इस लेक्चर को प्लीज एंजॉय करिए। और अगर आपको कुछ भी चाहिए, जो चेंज करना चाहिए, या आपको कुछ भी नोट्स प्रोवाइड करवाना, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।